students, today we will discuss about Kirchhoff's law. These laws are very important for numerical point of view, and based on these law there are always some numerical asked in board as well as in competition examination. आखिर क्यों जरूरत पड़ी किरचॉफ्स लॉ की, क्या ये हेल्प करते हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद में हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे। सपोज बोर्ड पे एक एग्जाम्पल बना हुआ है, इस तरीके का एक सर्किट है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, वो पैरेलल में लगे हुए हैं क्योंकि इनके दोनों एंड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका भी एक एंड, इसका भी एक एंड और दूसरा एंड यहाँ पर, दूसरा एंड यहाँ पर, यानी ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में हैं और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, मींस इनको हटाइए, इसकी जगह पर एक लगाइए, तो वो कितने ओम का रेजिस्टर होना चाहिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, या R पैरेलल में है इसलिए RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, राइट। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने हैं, दो, तो दो रेजिस्टेंस, इसका मतलब R1 R2 इतनी फॉर्मूला रह गया। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनको सॉल्व करके आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा, यानी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगे होते हैं तो उनका हम सीधा फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों के समेशन के इक्वल होगा। यानी ये दोनों अगर सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इफेक्टिव क्या होगा, यानी इसको हटाओ, इन दोनों को हटाओ और इसकी जगह पे क्या लगाओ ताकि सेम आंसर दे। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 × 4 डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन 4 + 4, दिस बिकम 16, दिस बिकम 8, सो इट इज़ 2 ओम। यानी इसको हटाइए और इसकी जगह पर सिर्फ कितना लगाइए, 2 ओम, राइट। इसी तरीके से इसके बारे में बात करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन, राइट, दिस बिकम्स 4, यानी इन दोनों को हटाइए और इसकी जगह पर 4 ओम लगाइए, इसको हटाइए और इसकी जगह पर 4 ओम लगाइए। अब देखिए तीनों कैसे हैं, सीरीज में, और उसके आगे भी ये कौन सा है, सीरीज में। तो 2 + 1 3 4 5 6 7 और 8, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है सर्किट का, R इफेक्टिव 8 ओम। और इसलिए करंट अगर पूछा जाए तो V = IR से I = V/R, 16 डिवाइडेड बाई 8 = 2 एम्पियर करंट फ्लो करा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्किट था, इस सर्किट में आप रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्किट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें ये फाइंड आउट करना कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में हमारी ये लॉ फेल हो जाते हैं, इनसे हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, इसलिए ये लॉ काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो पोटेंशियल ड्रॉप, जब करंट हमने निकाल लिया है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। तो जब सर्किट सिंपल होता है तब तो हमारी ये सीरीज पैरेलल वाले लॉ वैलिड है, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। इसी तरीके से एक और है, जैसे ये सर्किट। अब ये पूरा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है।
इसलिए ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमारी किरचॉफ्स लॉ हेल्प करता है। किरचॉफ रूल समझने से पहले कुछ टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे और ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म यू कैन नॉट गो थ्रू द किरचॉफ्स लॉ। देखिए पहला पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन हम किसको कहेंगे? प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर कम से कम 3 वे हों कंडक्शन पाथ के, यानी जहाँ पर कम से कम 3 वायर जुड़ रहे हों, कनेक्ट हो रहे हों एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम जंक्शन कहते हैं। सो जंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जंक्शन इज ए पॉइंट एट विच एटलीस्ट 3 वेज ऑफ कंडक्शन इज प्रेजेंट, यानी कि वहाँ पर करंट के 3 रास्ते होने चाहिए, करंट 3 डायरेक्शन से आ जा सकता है, राइट। कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है? ब्रांच। ब्रांच क्या है? 2 जंक्शन के बीच के पाथ को, यानी एक जंक्शन अगर इधर है तो अगले जंक्शन तक जब तक पहुंच नहीं जाएंगे उतने पाथ को हम कहेंगे सर्किट की ब्रांच, राइट। और उस ब्रांच को एक सिंगल ब्रांच बोला जाएगा। और उस सिंगल ब्रांच की एक खास बात होगी कि सिंगल ब्रांच में सिंगल करंट सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि सेम ब्रांच में सेम करंट सेम डायरेक्शन में चलेगा। ये आपको एक कीवर्ड है, याद रखना पड़ेगा। सेम ब्रांच सेम करंट सेम डायरेक्शन, या सिंगल ब्रांच सिंगल करंट सिंगल डायरेक्शन। सो इट इज सेम, ऐसे है सेम ब्रांच सेम करंट सेम डायरेक्शन, राइट। लूप किसको कहेंगे? हम जानते हैं लूप मतलब क्या होता है, एक साइकिल। कंप्लीट लूप का मतलब एक पूरी साइकिल। तो सर्किट में जहाँ से चलेंगे वापस उसी जगह आ जाएंगे लौट करके, तो हम कहेंगे कि हमने एक पूरी साइकिल कंप्लीट की, या लूप कंप्लीट किया, या मैश कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते समय इस्तेमाल होंगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम जंक्शन किसको कहेंगे। जंक्शन जैसे देखिए, एक वायर ये आ रहा है, इसमें करंट I1 है, और यहाँ पर एक वायर और आ रहा है जिसमें करंट I2 है। तो यहाँ पर एक वायर और जा रहा है, और डेफिनेटली हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितना करंट ये इधर से आएगा उधर ये इधर ही जाएगा दूसरी जगह तीसरी रास्ते पर। सो दिस इज़ ए जंक्शन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने पाथ अवेलेबल हैं? 1 2 3। एक वायर को अगर हम, ये वायर ऐसे आ रहा है और ये है, दिस इज़ नॉट जंक्शन। ये एक ही वायर है, इसको बस मोड़ दिया गया है, ये ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया गया। एक वायर को कितने ऐसे ऐसे करके कितने भी टर्न दे दो, दीज आर नॉट जंक्शन, राइट। तो जंक्शन कौन सा है? जहाँ पर कम से कम 3 वायर कनेक्ट हों, 1 2 3, और उसके आगे भी हो सकते हैं, यानी ये भी जंक्शन है, जंक्शन नोट करेंगे J से, और ये भी जंक्शन है। I1 I2 I3 I4 I5, ये भी एक जंक्शन है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, राइट। अब देखिए 2 जंक्शन के बीच के, अब जैसे एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में सेल हो सकती हैं, रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। ये एक सर्किट है, A B C D E F, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, इस सेल का EMF E1, इसका सेल का E2। बताइए इस सर्किट में कितने जंक्शन हैं? सोच के देखिए कितने जंक्शन हैं। तो देखिए जंक्शन उसको कहते हैं जहाँ पर कम से कम कितने कनेक्शन होने चाहिए? 3। क्या देखिए यहाँ पर क्या 3 कनेक्शन है? नहीं, एक वायर इधर है एक वायर इधर है, 2 ही है, यानी एक ही वायर इधर मुड़ा हुआ है, तो दिस इज नॉट जंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है? हो सकता है इधर से करंट आ रहा हो और इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो सकता है इधर से आ रहा हो वो इधर जा रहा हो, इधर जा रहा हो। लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है कि 3 पॉइंट यहाँ पर एक जगह पर कनेक्ट है, 3 वायर्स हैं कनेक्ट हैं एक ही पॉइंट पर। सो E इज ए जंक्शन। और बताइए कौन सा जंक्शन है? C पॉइंट भी एक जंक्शन है, ये भी एक पॉइंट जंक्शन है। इन दोनों के अलावा कोई भी जंक्शन नहीं है, राइट। तो जंक्शन समझ में आ गया है कि कम से कम 3 वायर कनेक्ट हो, उसको कहते हैं जंक्शन। अगला टर्म देखिए क्या है? ब्रांच।
करंट पाथ, यानी करंट जिसमें चलता हो करंट पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। तो यहाँ पर कौन सा जंक्शन है, एक ये है, एक जंक्शन ये है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। कितने रास्ते अवेलेबल है हमारे पास जाने के लिए? एक रास्ता ये है कि आप ऐसे चले जाइए और ये जंक्शन पे आ गए, तो एक जंक्शन से नेक्स्ट जंक्शन पहुंच गए। तो इस पाथ को ये एक ब्रांच कहलाएगी, यानी EABC इज ए ब्रांच। और इस ब्रांच की खास बात ये होगी कि इस सेम ब्रांच में, दिस इज द सेम ब्रांच, ये अपनी पूरी एक सिंगल ब्रांच है। इस ब्रांच में एक ही करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा। यानी सपोज इसमें अगर 2 एम्पियर चलने लगा तो यहाँ से 2 एम्पियर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, यानी क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज ही चलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि करंट इसमें इधर आ रहा हो और इसमें से ऐसे इधर आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, जा रहा हो इधर इस साइड, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्शन चलेगा, ऐसे चलेगा या ऐसे भी चल सकता है, पर चलेगा एक ही डायरेक्शन में। और पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, अगली ब्रांच आने के बाद फिर बदल जाएगी। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई सेल नहीं लगी है इसलिए करंट नहीं आएगा। सेल भी लगी हो तो सेल का अपना EMF फिर से अपने आप एडजस्ट करके करंट की ऐसी वैल्यू ही बनाएगा जो बिल्कुल फिक्स वही चलेगी। यानी सिंगल ब्रांच सिंगल करंट सिंगल डायरेक्शन, ये आपको याद रखनी है, राइट। सो सेम ब्रांच सेम करंट सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पर देखिए कितनी ब्रांच है। एक रास्ता ये है यहाँ से यहाँ तक जाने का, 1 ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, 2nd ब्रांच, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, 3rd ब्रांच। तो इन तीनों ब्रांचों में अलग अलग तरीके का करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक ही ब्रांच में एक ही करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा। हो सकता है इसमें ऐसे जा रहा हो सकता है इसमें ऐसे आ रहा हो सकता है इसमें ऐसे जा रहा हो, राइट। दिस इज द ब्रांच। लूप क्या है? किसी भी एक पॉइंट से चलिए, किसी भी एक पॉइंट से चलिए, लौट कर वहीं आइए। जैसे सपोज मेरा मन किया ए से चलने का, जहाँ से मर्जी वहाँ से चल सकते हैं, तो ये एक लूप कहलाएगा। लूप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई आ गए। ये देखिए यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ गए, लेकिन अभी वापस ए पर नहीं आए हैं, तो वापस वाला पॉइंट भी लिखेंगे। दिस इज ए लूप। ABCDE इज ए लूप। वापस पहला वाला टर्म, पहला वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर सेम होना चाहिए, इसको कहते हैं लूप। अब इस लूप में हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चला करेंगे। यानी ऐसे ए से शुरू हुए, ए से बी गए, बी से सी आए, सी से ई गए, फिर ए आए, फिर ये से गए। तो ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। यानी ये दिख रहा है लूप में ए से बी, सी से बी से सी, सी से ई से ए, यानी कौन सा वाइज चला जा रहा है? क्लॉकवाइज, राइट। और यही अगर ऐसे लिख देते, लूप AECB A, फिर से आप देखिए फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर सेम है, यानी लूप है। लेकिन इस बार कैसे चले हैं? A से E, E से C, C से B, यानी कि ये चला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपको ये क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ इसकी थ्योरी ये बताई जा रही है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। इट्स अप डिपेंड्स अपॉन यू। सिमिलरली एक और लूप देखिए, क्या ये भी तो एक लूप है? लूप ECDE, ये F, इस पॉइंट का नाम F रख देते हैं, F, AECDF, FE, ये भी तो एक लूप है। तो कितने लूप इसमें हैं? ध्यान से देखिए कितने लूप हैं। 2 नज़र आ रहे हैं या 3? इसमें 3 लूप हैं। देखिए एक लूप तो ये है, 1 लूप, सेकंड लूप ये है, और थर्ड लूप ये है, ये वाला आउटर वाला, ये पूरा थर्ड लूप है, राइट। सो इसमें लूप इतने ऐसे हो सकते हैं। और लूप में कैसे चलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जब हम आउटर लूप लेंगे तो ये भूल जाएंगे कि इसमें कुछ है, बीच में भी है, बस ऐसे माना है, ये आउटर लूप, राइट। सो देयर आर 3 पॉइंट, जंक्शन, ब्रांच एंड लूप, राइट। किरचॉफ के 2 रूल हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकेंड रूल।
किरचॉफ फर्स्ट रूल को किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको KCL कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। सो लेट अस डिस्कस अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट रूल, KCL, जंक्शन रूल। इट स्टेट्स दैट कि द algebraic sum of all currents meeting at a same point at a junction is always zero। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर कम से कम 3 वायर कनेक्ट हो रहे हो। तो ये रूल ये कहता है कि जंक्शन एक बहुत ही ईमानदार टाइप का है, ये अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, जितना इसको करंट मिलता है वो सामने किसी को करंट दे देता है उतना ही, यानी जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। जंक्शन के पास टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है, नेट करंट 0 होता है, एल्जेब्रिक सम करंट का 0 होता है। जैसे सपोज एक वायर ये चला आ रहा है जिसमें करंट है I1 और एक वायर ये चला आ रहा है जिसमें करंट है I2। क्या ये जंक्शन बन गया? अभी जंक्शन बना नहीं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये वायर भले ही आप 2 कनेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इनको कनेक्ट करेंगे ये सिंगल वायर की तरह ही ट्रीट करेगा। एक और वायर कनेक्ट कर दिया ये I3, ठीक, क्या बताइए ये जंक्शन बन गया? जंक्शन बन गया। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न देखिए, तीनों वायर में करंट कहाँ जा रहा है? इस पॉइंट के पास आ रहा है, J पॉइंट के पास आ रहा है, जंक्शन पॉइंट के पास आ रहा है। करंट का क्या मतलब है? करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होना। करंट मीन्स चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो के इधर आ रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो के इधर आ रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो के यहाँ आ रहा है, पर यहाँ पर आने के बाद जा कहाँ रहा है? दिस इज ए जंक्शन। सिर्फ ये वायर को ऐसे कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है जहाँ पर चार्ज को स्टोर किया जा सके। यहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है। ऐसे आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से एक पानी का पाइप लगा है, ये पानी का पाइप लगा है, ये पानी का पाइप लगा है, तीनों में पानी आ ही रहा है और तीनों पाइप को यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो बताइए क्या पानी ऐसे आ सकता है जब तक इनको किसी एक टंकी के साथ या किसी चौथे पाइप के साथ कनेक्ट ना किया जाए? चारों तरफ, तीनों तरफ से करंट आ ही तो रहा है। करंट आने का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो हो के आ रहा है। तो चार्ज फ्लो के आ रहा है, पर इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है। ये सिंपली वायर का कनेक्शन है, यहाँ पर चार्ज स्टोर नहीं किया जा सकते, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसा पॉसिबल है? एक वायर और कनेक्ट कर दीजिए, सपोज ये कनेक्ट कर दिया, और अगर मैं इसमें I4 ऐसे बना दूं तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं ये I4 अब पॉसिबल है। क्यों? यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आया है और यहाँ से जा रहा है। तो इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट। इनकमिंग क्यों? क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसलिए I1, I2, I3 आर इनकमिंग करंट, वाइल I4 इज आउटगोइंग करंट, यहाँ से करंट जा रहा है। तो क्या ये जंक्शन है? बिल्कुल जंक्शन है। एक और बना देते हैं I5, ठीक। अब बताइए क्या जंक्शन के पास चार्ज था पहले से? नहीं था। जंक्शन ने सिर्फ क्या किया है? जंक्शन ने सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया, एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ दे दिया है, राइट। तो यहाँ से जो इनकमिंग आया ये इनकमिंग, ये I1 टोटल इनकमिंग कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। सो टोटल इनकमिंग चार्ज कितना है? टोटल इनकमिंग चार्ज कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। और आउटगोइंग करंट कितना है? टोटल आउटगोइंग करंट कितना है? I4 प्लस I5। तो बताइए I4 I5 कहाँ से आए हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 से आए हैं। यानी एक रूल तो ये याद रखना है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्योंकि जंक्शन के पास किसी भी तरीका का कोई चार्ज स्टोरेज नहीं है। अब बताइए जंक्शन के पास मैं पूछूं कि आप अपना नेट चार्ज बताइए, तो नेट करंट बताइए, तो जंक्शन कहेगा देखो मेरे पास I1 आया, यानी मेरे पास I1 आया, यानी मुझे फ़ायदा हुआ, प्लस I2 और आया, प्लस I4 और आया, I3 और आया। अच्छा, ये आ रहे हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं, और जा क्या रहे हैं, यानी इसमें से क्या जा रहा है, क्या माइनस हो रहा है? I4 I5 इतना हो गया। फिर हमने पूछा जंक्शन से क्या बचा? बोले कुछ नहीं बचा, जितना मेरे पास इनकमिंग था उतना ही मैंने भेज दिया, तो इसलिए मेरे पास क्या बचा? 0। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। सो दिस इज सिग्मा I इक्वल टू 0।
दिस इज योर फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में लिखने को भी आ जाता है कि जंक्शन रूल क्या होता है। जंक्शन रूल क्या है, एक जंक्शन पर टोटल एल्जेब्रिक सम कितना होता है, करंट का 0, या आप ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। वेरी सिंपल लॉ है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। टोटल करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसमें देखिए एक प्रिंसिपल और पूछा जाता है, जो अक्सर पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो फर्स्ट लॉ का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ KCL, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, और इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। इसका क्या लॉ है, इसका लॉ ये है कि ये इस बेस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को जितना आता है उतना ही चार्ज भेज देता है, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज आता है पर यूनिट टाइम उतना ही चार्ज भेज देता है। पर यूनिट चार्ज का आना ही करंट कहलाता है, पर यूनिट चार्ज का जाना ही करंट कहलाता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन अपने पास कोई भी चार्ज रखता नहीं है, अपनी तरफ से कोई चार्ज बनाता नहीं है, और ना ही वो अपनी तरफ रख के किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय करता है। इधर से आता है उधर भेज देता है। यानी दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Right? So this is the principle of Kirchhoff's first rule. Now let us discuss Kirchhoff's second rule. Kirchhoff's second rule. Kirchhoff's second rule is also called Kirchhoff voltage law, यानी शॉर्ट में इसको कहेंगे KVL। तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे, KCL एंड KVL। सो जनरली ये कहा जाता है कि KVL और KCL लगाने पर, यानी कि किरचॉफ्स रूल लगाने पर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल या लूप लॉ। सो देखिए क्या है ये लॉ। इट स्टेट्स दैट, यानी दिस स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में, जो भी सर्किट में एलिमेंट है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका टोटल सम 0 होता है एक लूप के अंदर। लूप क्या होता है वो हम समझ चुके हैं कि जिस पॉइंट से चलिए उसी पॉइंट पर वापस आ जाइए, उसको कहते हैं लूप। तो ये कह रहा है कि उस लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो रजिस्टर लगा हो, चाहे वो कोई सेल लगी हो, हर एक रजिस्टर और सेल का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो समेशन 0 होता है। यानी सभी सेल के EMF का समेशन प्लस रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है उसका समेशन 0 होता है। इसी बात को दूसरे तरीके से इसमें कहा गया है, इन एनी क्लोज लूप सम ऑफ ऑल EMFs, जितने भी वोल्टेज की सेल लगी हैं उनके ऑल EMFs इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस एंड रिस्पेक्टिव करेंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। यानी वो जैसे सपोज ये कोई एक सर्किट बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये कोई सेल है और ये सर्किट है। तो देखिए क्या ये एक लूप है, एक लूप है, इसका EMF E है, इसमें करंट सपोज I है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा हम जानते हैं, I इंटू R को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर कितना हो गया, IR1, यहाँ पर कितना हो गया, IR2, वहाँ पर कितना हो जाएगा, IR3। तो इतना ड्रॉप किस में हुआ है, रेजिस्टेंसेस में। और ये कह रहा है कि ये सबका समेशन यानी सिग्मा IR शुड बी इक्वल टू सिग्मा E। और भी हो सकता है, सेल लगी हुई है, एक और सेल लगा देते हैं लोग, E1 E2। सो दिस ये रूल ये कहता है कि एक लूप के अंदर जितने भी I इंटू R हैं उन सबको समेशन करिए, दैट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल net EMF in that loop, right? So it is the second law, this which says that कि sigma I into R equal to sigma EMFs, right? This is I into R क्या है, I into R मतलब वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि पूरे लूप में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सबका समेशन करिए, वो समेशन किसके बराबर होने चाहिए, पूरे लूप में जितनी भी सेल्स लगी हैं उनके EMF के समेशन के बराबर होने चाहिए, राइट। ये I इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि कितनी एनर्जी दी जा रही है पर यूनिट चार्ज। सो इट इज़ बेस्ड ऑन
यानी दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी सेल देगी, सेल जितनी एनर्जी देगी रेजिस्टेंसेस में उतना ही तो ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस के पास खुद तो एनर्जी का कोई सोर्स है नहीं, तो सेल जो एनर्जी देगी बस वही एनर्जी का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंसेस में। सो रेजिस्टेंसेस में हुआ नेट ड्रॉप इक्वल टू सेल द्वारा दी गई नेट एनर्जी। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नादर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। सो सेल ने जितनी एनर्जी दी वो कहाँ ड्रॉप हो गई, रेजिस्टेंसेस में ड्रॉप हो गई। यानी एक लूप में क्या कंजर्व रहा, एनर्जी कंजर्व रही। इसलिए दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि केसीएल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो केसीएल का प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि जंक्शन जितना चार्ज लेता है उतना चार्ज दे देता है, अपने पास कोई चार्ज रखता नहीं है, अपनी जेब से कोई चार्ज देता नहीं है। यानी चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। सेकंड रूल किस पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेल जितनी एनर्जी देती है उतनी एनर्जी का ड्रॉप रेजिस्टेंसेस के थ्रू होता है। दीज आर टू लॉ, राइट। अब सेकंड लॉ को किसी नेटवर्क में, नेटवर्क का मतलब सर्किट जो बना होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, उसमें लॉ लगाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ साइन कन्वेंशन हैं। वो साइन कन्वेंशन आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। उनको याद रख के ही आगे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वो रूल अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो उन रूल को पहले देख लेते हैं। सो ये साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन है टेक एनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन लूप। यानी मूवमेंट किसका, मूवमेंट जो हम लोग डायरेक्शन करेंगे, टेक एनी डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट, जो हम लोग चलेंगे। अभी सिर्फ रूल को आप सुनते जाइए, समझते जाइए, जैसे ही एक न्यूमेरिकल लगेगा सारे रूल आपको समझ आ जाएंगे। टेक एनी डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट यानी हम उसमें अपनी कैलकुलेशन करने के लिए चलेंगे। और कैसी डायरेक्शन लेनी है, चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि करंट, उस लूप में करंट जिस वाइज में ज़्यादातर चल रहा हो उसी डायरेक्शन में आप चलिए। ये सिर्फ एक सजेशन है ताकि आपके कैलकुलेशन में नेगेटिव कम आए। बाकी आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसे चलना चाहे वैसे चल सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल मीट्स फर्स्ट देन ईएमएफ इज टेकन। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल मीट्स फर्स्ट देन इट्स ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसे अब जब हम लूप में चल रहे होंगे तो उस लूप में हमको रेजिस्टेंसेस भी मिल सकते हैं, सेल भी मिल सकती हैं। और हम सपोज किसी लूप में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाने पर हो सकता है किसी सेल का हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल जाए, सामने दिखाई दे, हो सकता है हमको पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल जाए। तो जौन सा टर्मिनल हमको पहले मिलेगा उस टर्मिनल को हमको उसी साइन पर दे देना है। अगर हमको पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो हम उसको ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। अगर हमको नेगेटिव साइन पहले मिला है तो उस सेल के ईएमएफ को हमको नेगेटिव लेना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल हैं, अलग अलग एजुकेटर के अलग अलग रूल हैं। कोई ये भी कह सकता है आपसे कि अगर हमें नेगेटिव पहले मिलता है तो पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव मिलता है तो नेगेटिव लीजिए। बात वो भी सही है, बात ये भी सही है, बस वो इक्वल के राइट साइड लिखेंगे, हम सारी चीज़ें इक्वल के लेफ्ट साइड लिखेंगे। सो हम ये अपोजिट में याद नहीं रखेंगे कि माइनस पहले मिले तो प्लस लिखना है, प्लस मिले तो माइनस लिखना है, हम ऐसा याद नहीं रखेंगे। हम सिंपल याद रखेंगे अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो पॉजिटिव ईएमएफ लेना है, और अगर नेगेटिव पहले मिलता है तो नेगेटिव ईएमएफ लेना है। दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड आवर मूवमेंट इज सेम। अब जो कोई लूप लिया है उसमें सेल्स होंगी, उसमें करंट चल रहा होगा, वो करंट हम केसीएल से लाएंगे। केसीएल रूल से करंट की डायरेक्शन पहले निकालेंगे। उसके बाद हम जब केवीएल पे आएंगे तब हम अपना मूवमेंट चॉइस करेंगे कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर उसमें क्लॉकवाइज चलते समय किसी रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I × R होगा। अगर क्लॉकवाइज चलते समय हमारे चलने का डायरेक्शन और जो केसीएल ने हमको करंट की डायरेक्शन दी है वो सेम आई, तो हम उसको प्लस लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा।
बोर्ड पर एक डायग्राम है, यहाँ पर दो सेल्स लगाई गई हैं EMF E1 एंड E2 की, और इसके क्रॉस ये रजिस्टर लगे हुए हैं ER1 R2 R3। अभी मैंने इसको जनरल कर रखा है, कोई वैल्यू नहीं दी है। हमको ये बताना है कि किस में कैसा करंट चलेगा, कैसी इक्वेशंस बनेगी, दोनों रूल लगाने हैं। तो हम इसका पहले देखते हैं कैसे करना है। पहले हम इसका नाम रख लेते हैं ABCDEF। बताइए कितने जंक्शन हैं यहाँ पर। अभी सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 2 जंक्शन है। दिस इज जंक्शन, दिस इज जंक्शन, 2 जंक्शन है। इसको समझ लीजिए, सारे रूल एक बार में ही समझ आ जाएंगे। ये 2 जंक्शन हो गए। लूप कितने हैं? एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक आउटर लूप है, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे KCL। इसमें क्या हमको निकालना होगा, इसमें ये निकालना पड़ सकता है कि बताइए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू हमको आ गई तो हमसे ये पूछ सकता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। तो वोल्टेज का ड्रॉप तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमको करंट पता हो। तो यहाँ पर I अगर निकाल लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है, वो I आने के बाद इस R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सीरीज पैरेलल थोड़ा समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारा नामकरण। और अब हम देखते हैं कि KCL कैसे लगाएंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर सेल के EMF जनरल लिखे हैं, हमको ये नहीं पता है कि कौन सी सेल बड़ी है, बड़े वोल्टेज की है, कौन सी सेल छोटे वोल्टेज की है, नहीं पता है। कोई बात नहीं है, हम अपने मन से मान लेते हैं इसमें करंट निकला I1, ठीक है। जैसे ही ये सेल से करंट I1 निकलेगा, वैसे ही हर एक सेल की एक प्रॉपर्टी है, जितना चार्ज ये अपने अंदर से भेजेगी, सेल का क्या काम है, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज। चार्ज इसके पास पहले से ही होते हैं, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी लेकर के चार्ज आगे निकलते हैं। हर एक सेल की एक प्रॉपर्टी है कि वो जितना चार्ज भेजेगी उसको उतना ही चार्ज वापस चाहिए। तो कितना इसने चार्ज भेजा I1, वैसे उतना ही इसको वापस करंट चाहिए। I1 करंट भेजा, इसको करंट वापस कितना चाहिए I1, यानी इसके पीछे साइड से यानी नेगेटिव टर्मिनल से I1 करंट इसको वापस मिलना चाहिए। तो समझाने के लिए हम एक ऐसी थ्योरी बना लेते हैं कि जैसे ही इसमें से करंट I1 निकला, इस बैटरी ने अपने एक एजेंट से कहा कि ये I1 को वापस पकड़ के वापस लेके आओ। तो उस एजेंट ने कहा कहाँ से जाएं, तो सेल ने कहा बैक डोर से जाओ। बैक डोर का मतलब इस नेगेटिव से जाओ। और कहाँ जाएं, बोले जहाँ पर तुम्हें पहला जंक्शन मिल जाए, जहाँ पर भी पहला जंक्शन मिल जाए वहीं वेट करना, और I1 वहीं आएगा और उसको पकड़ के लेके आना। तो यहाँ से बैक डोर से इसका एजेंट, सेल का एजेंट चल दिया और जा रहा है ढूंढते हुए किसको, जंक्शन को। यहाँ पे आया, क्या ये जंक्शन है? आंसर है नहीं, ये जंक्शन नहीं है। फिर कहाँ आया, ये जंक्शन है। सेल ने कहा, क्या कहा, सेल ने कहा जहाँ पहला जंक्शन मिल जाए बस वहीं वेट करना। तो ये इसका एजेंट आ गया, यहाँ बैठा हुआ है, ये बैटरी E1 का एजेंट है। और किसके वेट में बैठा हुआ है, इसको क्या चाहिए, I1, राइट, ठीक। अब आते हैं सेल इस पर। इस सेल से भी हम मान ले रहे हैं I2 करंट निकल रहा है। हो सकता है इसमें अंदर जा रहा हो करंट, ये भी हो सकता है, अभी तो हम मान रहे हैं। अगर हमारा आंसर, अभी मैंने क्या माना, इसमें से I2 करंट इधर जा रहा है, और सॉल्व करने के बाद अगर I2 का आंसर नेगेटिव आ गया तो हम ये कह देंगे बाद में कि जो हमने डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन गलत है, रिवर्स डायरेक्शन होनी चाहिए। न्यूमेरिकल को नहीं कटेंगे, बस लास्ट में ये लिख देंगे एज्यूम डायरेक्शन शुड बी रिवर्स। तो अभी हमने माना कि इसमें से भी करंट I2 निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से I2 करंट निकलेगा, ये भी अपने सेल अपने एजेंट को भेजेगी, कहाँ, जहाँ नेक्स्ट जंक्शन हो। कहाँ से भेजेगी, बैक डोर से। बैक डोर ये है इसका, यहाँ से इसका एजेंट आएगा और C पॉइंट पे आकर वो भी वेट करेगा। यहाँ पर आके वो भी वेट कर रहा है, किसका एजेंट, E2 का। किसका वेट कर रहा है, I2 का। दिस इज वेटिंग फॉर I2 और दिस इज वेटिंग फॉर I1। क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि सेल को वापस उतना ही करंट चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक ही वायर है, और बताइए ये जंक्शन से लेकर जंक्शन तक क्या एक सिंगल ब्रांच है,
सिंगल ब्रांच सिंगल करंट सिंगल डायरेक्शन होती है, राइट होती है। तो ये I1 आया और I1 इधर आ रहा है, ये इधर आया I1 और इधर से कौन आ रहा है I2। अब देखिए यहाँ पर आइए, दिस इज ए जंक्शन। जंक्शन में क्या रूल है, जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जंक्शन अपने पास किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं रखेगा। सो ये चार्ज फ्लो करके आया, ये चार्ज फ्लो करके आया, जंक्शन के पास कितना चार्ज आ रहा है I1 और I2 पर यूनिट टाइम, यानी करंट कितना आ रहा है I1 और I2। सो यहाँ पर ये एक दूसरा वायर है, तीसरा वायर है, इन दोनों से वायर से आया हुआ करंट कितना है I1 और I2, और दोनों को ही ये इस रास्ते पर भेज देगा। यानी यहाँ क्या भेज देगा I1 प्लस I2। यहाँ पर सिंपल एक मोड़ है, एक टर्न है, दिस इज नॉट ए जंक्शन। सो यहाँ पर कितना करंट I1 प्लस I2, यहाँ पर कितना करंट I1 प्लस I2। यहाँ पे कोई सेल नहीं है इसलिए करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पर भी क्या I1 प्लस I2। जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पहुँचता है करंट, ये कौन सा क्या है जंक्शन। जंक्शन पे पहले ही दो भिखारी बैठे हुए हैं, क्या मांग रहे हैं I1 और I2। जंक्शन बहुत ही ईमानदार टाइप का होता है, अपने पास वो कुछ भी नहीं रखता, जो जहाँ जिसको जैसा चाहिए उसको वापस दे देता है। तो यहाँ पर दो लोग पहले ही से बैठे हुए हैं, क्या मांग रहे हैं I1 और ये क्या मांग रहा है I2। क्या जंक्शन के पास I1 I2 है, आंसर है यस है। तो ये इससे कहता है तुम अपना I1 लो और निकल लो यहाँ से। तो यहाँ से इसने I1 लिया और ये निकल लिया, इसने I1 लिया और वापस बैटरी को I1 पहुँचा दिया, ये I1। और ये किसने, तो इसका काम खत्म। ये किस लिए बैठा है I2 के लिए, इससे भी इसने कहा ये I2 पकड़ो और चलो निकल लो, और ये I2 आया और ये निकल लिया। जंक्शन के पास क्या बचा, कुछ नहीं, ये भी एजेंट गायब। इतनी थ्योरी समझ में आई। और बताइए पूरी थ्योरी में क्या मैंने सिर्फ KCL ही तो लगाया है, मैंने करंट ही तो दिखाए हैं। सेल से करंट निकल रहे हैं, जंक्शन पे जा रहे हैं, जंक्शन आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बैटरी अपने करंट को वापस लेके आ रही है। जंक्शन रूल में हमने ये पढ़ा सिंगल ब्रांच सिंगल करंट सिंगल डायरेक्शन, सेम ब्रांच सेम करंट सेम डायरेक्शन। क्या देखते हैं वो रूल फॉलो हुआ, बताइए क्या ये एक ब्रांच है, ये वाली एक ही तो ब्रांच है। तो देखिए इस ब्रांच में क्या हो रहा है I1 और इधर से इधर करंट आ रहा है। कहीं भी दो करंट आपस में एनकाउंटर नहीं हुए हैं, ऐसे नहीं हुए कि इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए, एक्सीडेंट नहीं हुआ करंट का। तो सिंगल ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है I1। ये देखिए ये भी तो एक ब्रांच है, जंक्शन से जंक्शन तक के बीच के पाथ को हम ब्रांच कहते हैं। सो दिस इज आल्सो ब्रांच। सो दिस इज I2, यहाँ से I2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे भी करंट आपस में नहीं टकराए हैं। एक और ये ब्रांच है, देखिए ये इस ब्रांच में देखिए करंट इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पर भी कोई कोलिजन नहीं हुआ है, राइट। सो हमारा फर्स्ट लॉ पूरी तरीके से इसमें लग चुका है, राइट। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल स्टार्ट होता है यहाँ से, टेक एनी डायरेक्शन ऑफ अवर मूवमेंट इन लूप। तो यहाँ पर कितने लूप हैं, यहाँ पर 3 लूप पॉसिबल है, और अननोन देखिए कितने हैं, I1 और I2 ही तो अननोन है, बाकी बैटरी का EMF तो दिया गया होगा, रेजिस्टेंस दिया गया होगा, हमने अपनी तरफ से I1 और I2 मान ली है। तो I1 I2 निकालने के लिए अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस भी आ जाएं तो हमारा 2 इक्वेशंस में ही काम चल जाएगा। अगर हमारे पास 3 अननोन है तो हम 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो इसमें चाहे तो आप 2 इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कोई 2 लूप ले लीजिए तब भी आंसर आएगा, या तीनों लूप ले लेंगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम एक लूप लेते हैं ये वाला। अब इसमें देखिए क्या है पहला रूल, टेक एनी डायरेक्शन ऑफ अवर मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये हमने लूप लिया, इसको मान लेंगे लूप नंबर 1। दिस इज लूप नंबर 1, ठीक। तो लूप नंबर 1, और कहाँ से कहाँ चलना है ये हम पर डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज चलें कि एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो देखिए अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं ऐसे चलूँगा, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ऐसे चलूँगा, जैसी मर्जी वैसे मान लीजिए। सपोज इसमें चल लेते हैं हम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आपकी मर्जी है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते, जहाँ से आपकी मर्जी है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्टार्ट कर जाएंगे और अगर हमने क्लॉकवाइज माना है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे बगल में ही दूसरा पॉइंट क्यों ना हो। यानी अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है इस जगह से
और मैंने डिसाइड किया कि क्लॉकवाइज चलना है, तो इसके बाद फिर आगे ही जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं यहाँ से चलने के लिए, तो क्लॉकवाइज चलना है ए से बी से, ए से बी, बी से सी, सी से एफ। क्या ये लूप पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ, वापस उसी पॉइंट पे आइए, ए पर आ गए। दिस इज लूप 1 ए बी सी एफ ए, राइट। तो आप या तो लूप 1 लिखें और ऐसे कर दें, इसका मतलब हो गया कि आप कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। ये लिखने का ये फायदा है, कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आप कहाँ से स्टार्ट किए हैं। कोई यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता है, बी सी एफ ए बी, ये भी लूप है। कोई ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, सी एफ ए बी सी, ये भी लूप है और क्लॉकवाइज ही है। तो इसलिए ये लिखने से ये पता चल जाता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, राइट। तो हमने स्टार्ट किया है ए से, वापस आ गए ए, लूप ले लिया है और डिसाइड क्या कर लिया है, क्लॉकवाइज चलने का, ठीक। तो पहला रूल हमारा लग गया। अब क्या लिखा है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल मीट्स फर्स्ट देन इट्स ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। तो चलना स्टार्ट करिए, कहाँ से, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ए से बी गए, बी गए, सबसे पहले कौन मिला, पॉजिटिव टर्मिनल। किसका पॉजिटिव टर्मिनल, ईएमएफ का। सो इसका ईएमएफ लेना है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या मिला, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। कितना रेजिस्टेंस है, R1। तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, यानी इसमें हुआ ड्रॉप I1 R1। कौन सा रूल लगा रहे हैं, हम रूल लगा रहे हैं सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR, ये रूल लगा रहे हैं। तो I इंटू आर, अब ये I इंटू आर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, इसके लिए अगला रूल देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ IR इज टेकन पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन का फ्लो और हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन का फ्लो, चलने का डायरेक्शन सेम है, तो अदरवाइज नेगेटिव। तो देखिए हम कैसे चल रहे हैं, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें करंट कैसे चल रहा है, इस वाले रजिस्टर में ऐसे। तो क्या हमारा चलना और करंट का चलना सेम है या अपोजिट? करंट इस रजिस्टर में चल रहा है यहाँ से यहाँ, और हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए माइनस। कहाँ पहुँच गए रजिस्टर को पार करके, बी पर, राइट। बी, अच्छा देखिए सेल के साथ ये नहीं सोचेंगे कि देखिए हमने रेजिस्टेंस में I1 का मल्टीप्लाई किया, सेल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेल ईएमएफ क्या मतलब वोल्टेज, वोल्ट है, ये पहले ही से ही वोल्टेज है, ये I इंटू आर करने के बाद वोल्टेज बनेंगे। तो I का मल्टीप्लाई, करंट का मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस में करेंगे, ईएमएफ में नहीं करेंगे। कहाँ पहुँच गए, बी पर। बी के बाद आए सी पर, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सेल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि लूप फर्स्ट है। सी के बाद कहाँ जाना है, इधर। तो अब हम चल रहे हैं इधर, कौन मिला, रजिस्टर। तो रजिस्टर में क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, दिस इज योर ओम्स लॉ, इतना ड्रॉप होगा। सो ओम्स लॉ से ड्रॉप होगा कितना, I2R2, कितना I2R2। अब इसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो आंसर है, रूल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ IR इज टेकन टू पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव और अवर मूवमेंट इज सेम। तो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन पहले ही निकाल चुके हैं, करंट की डायरेक्शन ये है और हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, यानी हमारे डायरेक्शन भी चलने की ये है, करंट के डायरेक्शन भी ये है, इसका मतलब इसको कैसा लेना है, पॉजिटिव, राइट। उसके बाद यहाँ आ गए, अब देखिए कौन मिला, सेल मिली। सेल का कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला, इसलिए -E2, क्योंकि सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला है। टेक इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल मीट्स फर्स्ट देन इट्स ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। सो इसका नेगेटिव पहला मिला इसलिए नेगेटिव। उसके बाद कहाँ आ गए, इधर आ गए, एफ पर आ गए। एफ के बाद कहाँ जाना है, ए पर। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सेल नहीं, लौट के कहाँ आ गए, जहाँ से चले, लूप कंप्लीट हुआ, इक्वल टू 0। क्या देखिए, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस और सेल के वोल्टेज ये जो है
ये सभी का समेशन कितना आ गया 0, राइट। अच्छा अब देखिए कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ से चले पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो मैंने कहा कि पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव लेना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पॉजिटिव पहले मिला तो नेगेटिव लेना। तो उनका ये कहना है कि नेगेटिव लेना तो नेगेटिव लेना है, लेकिन नेगेटिव को इक्वल के उस साइड लिखना है, यानी वो ऐसे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, नेगेटिव EMF E1, उसके बाद ये I1 R1, I2 R2, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या मिला नेगेटिव, तो वो कहेंगे कि नेगेटिव मिला है तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन इक्वल के उस साइड लेना है। तो बात वही है, वो इक्वल के इस साइड लेते हैं, हम इक्वल के इसी साइड लेते हैं। बस इससे फ़ायदा ये है कि हमको उल्टा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव मिले तो नेगेटिव लो, नेगेटिव मिले तो पॉजिटिव लो, जो जैसा मिले वैसा लीजिए, सब एक साइड लिखिए और इक्वल टू 0 करिए। सो दिस बिकम्स ए इक्वेशन फॉर लूप 1। इसमें देखिए कितने अननोन हैं, E1 हमको दिया है, रेजिस्टेंस हमको दिया है, रेजिस्टेंस 2 भी हमको दिया है, E2 भी हमको दिया है, I1 और I2 अननोन है। क्या एक इक्वेशन से दोनों I1 I2 निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, इसका मतलब हमें एक इक्वेशन और चाहिए। सो लूप ले लेते हैं दूसरा, लूप नंबर 2, और लूप नंबर 2 मान लेते हैं ये, और इसमें चल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपकी मर्जी है जैसे चलना चाहें, इसमें हम चले थे क्लॉकवाइज, इसमें चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से चलना है, जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से चल सकते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, F से E D C और वापस F, और कैसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। और वैसे ये लिखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा वाइज हमने चला है, F E D C E, ये अपने आप ही पता चल रहा है कौन सा वाइज चला गया है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। चलिए कैसे जाना है, E से F से E, F से E गए, क्या कोई भी रेजिस्टेंस है? नहीं। क्या कोई भी सेल है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पहुँचे, ये देखिए रजिस्टर मिला, रेजिस्टेंस मिला R3। R3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2, यानी I1 प्लस I2 टोटल करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I1 I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज ड्रॉप, सो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। अब देखिए इसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो उसके लिए क्या रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ IR इज टेकन पॉजिटिव अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, और हम कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, E से D जा रहे हैं, हम भी ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रहा है, दोनों सेम है इसलिए पॉजिटिव, राइट। आगे कहाँ पर, D पर, D से C कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सेल नहीं, नो प्रॉब्लम। C से B नहीं जाएंगे क्योंकि लूप बदल जाएगा, C से इधर आएंगे, इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर रेजिस्टेंस मिला कितना R2, R2 में कितना करंट I2, सो इट बिकम्स I2 R2। पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारा चलने का डायरेक्शन क्या है, D से C, C से F, यानी ये डायरेक्शन है हमारे चलने की, इधर से इधर, करंट भी किधर चल रहा है, इधर से इधर, तो दोनों डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस। उसके बाद क्या मिला, इसके बाद सेल, सेल का कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, सो माइनस E2 इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1, क्योंकि E2 को पार करने के बाद फिर से कहाँ आ गए, F पर। ऐसा नहीं कि फिर से एक बार लगा दो, ऐसा नहीं है, जहाँ से चले वहीं तक आ जाओ, बस हो गई ना क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए I1 I2 अननोन है, बाकी सब नोन है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है, I1 और I2। क्या इन दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है? और अगर I1 I2 हो गया तो आप पूछिए इसमें क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, I1 इंटू R1 न्यूमेरिकल में दिया है, I1 हमने निकाल लिया है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप पूछना चाहते हैं, R2 इंटू I2, R2 न्यूमेरिकल दिया है, I2 हमने निकाल लिया है। यहाँ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। कहीं पर भी हम करंट, किसी भी ब्रांच का करंट और किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। अगर हम आउटर लूप की बात करें तो एक बार आउटर लूप के भी लिए कर सकते हैं इसमें, वैसे इन दोनों से ही काम चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बार आउटर लूप और समझा देते हैं। आउटर लूप क्या है, A B C D E F A,
ABCDEFA, राइट। तो ए से शुरू हो जाइए, चले जाइए, यहाँ से वापस आइए। तो देखिए यहाँ से शुरू हुए, पहले क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस बिकम्स E1। फिर क्या मिला, रेजिस्टेंस R1, सो करंट कितना है इसमें, I1 R1। हमारे चलने की डायरेक्शन, करंट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस। आगे आए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब इधर नहीं जाना है और बीच वालों को भूल जाना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ आए, इसमें कितना करंट है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है, R3। क्या हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, आंसर है यस, सो माइनस। और उसके बाद कहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ से यहाँ गए, कोई एलिमेंट नहीं, इक्वल टू 0। कोई भी दो एक क्वेश्चन उठाइए और आपको I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हमको ये और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।